सभी प्यारे साथियों को सर का नमस्कार। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार पीजीटी एग्जामिनेशन आपके साथ है और बिहार पीजीटी एग्जामिनेशन में मैं भी आपके साथ में हूं। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बिहार पीजीटी में आ सकते हैं, बिहार पीजीटी में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, इन सभी टॉपिक का एक प्रॉपर वे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये टॉपिक अगर आप पढ़ के जाएंगे तो मेरा वादा है कि जैसे बिहार पीजीटी में पिछले लोगों का सिलेक्शन हुआ है, सिमिलरली आपका भी सिलेक्शन 100% बिहार पीजीटी में होगा। तो अगर आपको बिहार पीजीटी क्वालिफाई करना है और बिहार पीजीटी के एग्जामिनेशंस को क्रैक करके लोगों को ये दिखाना है कि हम भी सेलेक्ट हो चुके हैं, दिस इज माय ज्वाइनिंग लेटर, तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, ये टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे और अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट फॉर द पीजीटी एग्जामिनेशंस। थैंक यू। पीजीटी के सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि बिहार पीजीटी के सभी साथियों की एक डिमांड थी कि सर हमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऐसे बताइए जिससे हम पूरी तैयारी कर सकें और उस तैयारी के माध्यम से हम अपना पीजीटी क्रैक कर सकें, तो उसी तैयारी की लाइन लेंथ में मैं आपके सामने अनु शर्मा आपको ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं और ये वीडियो आपके लिए वरदान जरूर साबित होगी। इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ करके जाने हैं, ये सब मैं आज प्रॉपर वे में आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। इस वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद ये जरूर बताइएगा कि वीडियो से फायदा आपको कितना हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में आएंगे वो भी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है परंतु आपको सिलेक्शन जरूर करवाएगी ये वीडियो। तो ये ध्यान दीजिए कि पहला क्वेश्चन यानी कि टॉपिक वाइज चलूंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जो मैंने आपको एक चीज और भी बताई है कि यहाँ पर सिलेबस की जानकारी ले लो। बहुत लोग धोखा खा जाते हैं इस बात पर कि वहां पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी सिलेबस। तो अब आप एक चीज जान लो कि एनसीईआरटी सिलेबस एक लाइन कह देना ये बहुत छोटी बात है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि एनसीईआरटी सिलेबस कह दिया तो ये बात बहुत छोटी है, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। एनसीईआरटी सिलेबस जो होता है वो बहुत वास्ट सिलेबस है, छोटा मोटा सिलेबस नहीं। आपको लगता होगा कि एनसीईआरटी बहुत पतली दुबली है, लेकिन ना, एनसीईआरटी पतली दुबली नहीं है। एनसीईआरटी बहुत खाए पिए परिवार की है, मजबूत है, टिकाऊ है। ये बात आप जान लीजिए अच्छे से। तो अब आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी सिलेबस का मतलब है कि वही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि सर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सिलेबस में नहीं। अगर भाई हेट्रोसाइक्लिक की हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली क्या करोगे, उसका बेसिक नेचर पूछ लिया क्या करोगे, उसका एसिडिक नेचर पूछ लिया क्या करोगे, अरे पर्टिकुलर रिएक्शन तो ही नहीं पूछेंगे। तो इसलिए इन बातों पर आप अपना समय बर्बाद ना करें, आपको जो बताया जाए उसको प्रॉपर तरीके से आप तैयार करिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट टॉपिक की। कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है जहां से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला टॉपिक नोट कर लीजिए कहीं पर, एक क्वेश्चन मोल कंसेप्ट पर मिलना तय है। यानी कि मोल कंसेप्ट पर क्वेश्चन आना बिल्कुल लगभग और लगभग फिक्स है। और मोल कंसेप्ट में एक तो वॉल्यूम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़िएगा, जहां पर वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब है 22.4 लीटर में इतना ग्राम है, उसमें कितने मोल होंगे, कितने एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ जो है वो स्टोइकियोमेट्री पर भी क्वेश्चन आने का लगभग और लगभग फाइनल आप मान के चलिए। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन डिट्टो आपको लोगों को मिले थे, वही यहाँ पर भी आप उम्मीद जताई कि केमिस्ट्री से भी स्टोइकियोमेट्री से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा। और रिएक्शन बेस का मतलब ये हो जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया तो कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का मिला। या फिर मान लीजिए किसी भी रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने में कितने मोल किसी रिएक्शन दूसरे मॉलिक्यूल के लगे, ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए। तो ये दो टॉपिक जिन पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। और अगर लॉ के बारे में जानना चाहते तो मैं आपको ये बताऊं, लॉ को की डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। लॉ की डेफिनेशन आपको परेशान करती है। लॉज जितने भी हैं इनकी डेफिनेशन आती है और वो आ सकती है कि ये आखिरकार
जो है वो सही ट्रू है या फॉल्स है, इस तरीके की कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। तो आप प्लीज़ इस पर भी विशेष ध्यान दे करके चलिएगा। तो ये पहला टॉपिक हो गया जो आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन दे सकता है। 3 मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको यहाँ से। दूसरा टॉपिक आ जाइए स्टेट ऑफ मैटर में। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो स्टेट ऑफ मैटर में मैं आपको ये कहने की जरूर कोशिश करूंगा स्टेट ऑफ मैटर में कि यहाँ पर 3 पार्ट है, एक तो सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक आपका गैस है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि सॉलिड पर तो ध्यान दीजिएगा और गैस पर भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन लिक्विड बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड की बात मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ। एक तो विस्कोसिटी पर टेम्परेचर पढ़ लेना कि भाई विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, एक तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। और दूसरा इसमें इवेपोरेशन पढ़ लेना, बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं, अनुसार पर भरोसा और विश्वास रखिएगा। इसके बाद इसका जो ए टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट में अभी के अभी नोट कर लो, अगर क्वेश्चन ना मिले तो मुझे बता देना। ब्रेग्स इक्वेशन आपको रखी मिलेगी। ब्रेग्स इक्वेशन आप एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये ऑप्शन में बनी है और ये आपको मिलेगी। इसके बाद चले आइए, अगर मैं आपसे यहाँ पर वेलोसिटीज़ की सॉलिड स्टेट गैसेस में भी नहीं चलना, अभी सॉलिड में रहना। यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कि सॉलिड स्टेट में आपको जो डिफेक्ट होते हैं, डिफेक्ट में एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। डिफेक्ट्स में आपको एग्जाम्पल पढ़ने, ये किसका एग्जाम्पल है, मतलब कोई डिफेक्ट आपसे पूछा जाए और पूछा जाए कि बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, शॉर्टकी डिफेक्ट का है, फ्रैंकल डिफेक्ट का है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। और साथ ही साथ एग्जाम्पल पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक के एग्जाम्पल दे करके आपको ये पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पैरा कौन शो करेगा, डाया, कोई भी एक एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल भी आप याद कर लीजिएगा। ये मेरी बात आप मान के चलिए कि ये सिलेक्शन कराएगी वीडियो आपका और बहुत सारी हेल्प भी आपको मिलेगी। इसी में चले आइए, तो मैं आपसे ज़रूर ये भी सलाह आपको दूंगा कि अगर सॉलिड स्टेट में आपको एक चीज़ और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का भी पूछा जा सकता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि NaCl, CsCl, सीजियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड, ठीक है, इस तरीके से इनके आप जरूर याद कर लीजिएगा 3 के। मुझे उम्मीद है इन 3 में से ही आपको मिल जाएगा। फिलहाल जो आपको पढ़ाए गए वो सभी पढ़िएगा, लेकिन इन 3 पर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बी पार्ट पे आ जाइए, इसके गैसियस स्टेट पर। अगर मैं गैसियस स्टेट को मद्देनजर रखता हूं तो गैसियस स्टेट को मद्देनजर रखते हुए मैं जरूर आपको अनाउंस करूंगा कि इसमें वेलोसिटी और वेंडरवॉल नोट कर लो। अभी ना आए क्वेश्चन अनसब्सक्राइब कर देना चैनल, मेरा वादा है आपसे। वेंडरवॉल इक्वेशन पर क्वेश्चन 100% रखा मिलेगा, नोट कर लो अभी। इसकी स्मॉल ए और बी वैल्यूज की यूनिट आपसे पूछी जा सकती है, इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है। इस इक्वेशन को रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वेलोसिटीज में आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि भाई ये किस कैटाइज की फार्मूला क्या है। तो वेलोसिटीज आप पढ़ लीजिएगा। एक तो आप RMS पढ़ लेना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ लेना, एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पढ़ लेना, है ना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आप पढ़ लीजिएगा। और एक आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी होती है, तो एवरेज वेलोसिटी आप पढ़ लीजिएगा। तो इतनी वेलोसिटी के फार्मूले, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। और तीसरी बात आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ल्यूकीफैक्शन ऑफ गैसेस में क्रिटिकल कंडीशंस जरूर पढ़ेगा। ल्यूकीफैक्शन ऑफ गैसेस में क्रिटिकल कंडीशंस आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर बोल रहा हूँ, इसमें TC, PC और VC के फार्मूले को याद करके जाइएगा, आपका भला जरूर होगा। अनुसर की वीडियो आज तक हमेशा लोगों की मदद करती हुई आई है, तो इस बार भी उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल 100% आप सफल होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के कौन कौन से टॉपिक आपको क्वेश्चन दे सकते हैं वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ, नोट कर लो अभी के अभी। नंबर 1, सबसे पहले तो क्वांटम नंबर पर क्वेश्चन आना तय है। क्वांटम नंबर की वैल्यूज दी होंगी
कि भाई n की वैल्यू ये है, l की वैल्यू ये है, m की वैल्यू ये है, बताओ कौन सी इसमें ऑड है या कौन सी वैल्यू इसमें एक्यूरेट है या कौन सी वैल्यू सही है, कौन ट्रू है, कौन फॉल्स है एंड सो ऑन, इस तरीके से। दूसरा आपको बताऊंगा कि हाइजेनबर्ग पर भी क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा। हाइजेनबर्ग नोट कर लो अभी, ये प्रिंसिपल पर न्यूमेरिकल छोटा मोटा आ सकता है, बहुत बड़ा नहीं आएगा, लेकिन फार्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा क्या होता है पी, और डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, ये फार्मूले पर आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है, फार्मूला ध्यान दीजिएगा। इसके बाद तीसरे पे आ जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन जो मिलने की जो मुझे उम्मीद लग रही वो श्रोडिंगर और बोहर मॉडल से लग रही, तो यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर चले जाइएगा। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पूरा लर्न करना है, इसे लर्न करना है और लर्न करने के बाद इसको प्रैक्टिस भी करना, लर्न एंड प्रैक्टिस दोनों लिख रहा हूँ। और इसमें एक चीज जरूर, वेव फंक्शन को जरूर फोकस करिएगा। वेव फंक्शन इसको पूछा जाता है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए कि वेव फंक्शन आखिरकार क्या है, तो वेव फंक्शन को आप जरूर फोकस करिएगा। साई जिसे बोलते हैं और साई स्क्वायर, इन दोनों के जो है सिग्निफिकेंस जरूर पढ़ लीजिएगा। वेव यानी साई और साई स्क्वायर के क्या पढ़ना पड़ेंगे आपको, सिग्निफिकेंस जरूर पढ़ लीजिएगा। सिग्निफिकेंस नोट कर लो अभी के अभी, हाँ, कि आने के चांस इन चीजों के बहुत ज्यादा है। बाकी आप पूरा चैप्टर पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है ना, वहां पर कोई ऐसी खास बात नहीं है। अब ऑर्बिटल स्टेबिलिटी ये सब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, रूल्स भी पढ़ेंगे, हुंस रूल कहाँ अप्लाई हो रहा है, अब वाउ का नियम कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो मेरे हिसाब से हुंड और पाउली पढ़ना तो आपको सभी कुछ है, हुंस है, पाउली है, ये ऐसे तो मैं आपको बताऊंगा तो पूरा चैप्टर बता दूंगा, लेकिन ना ये चीजें जरूर पढ़ेगा। बाकी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में चले आइए भाई। केमिकल बॉन्डिंग में इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, क्या संभावना केमिकल बॉन्डिंग में कुछ और आने की है या नहीं है, तो वो जानकारी भी मैं आपको दे देता हूं। तो जान लो भाई जानकारी क्या है वो समझो। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बस साहब वो तो बॉन्ड ऑर्डर से आ सकता है, लिख लो अभी के अभी कि बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन आना लगभग तय है। और दूसरी चीज आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो खतरनाक पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर जो आने के चांस है, एक तो आप O2+ का देख लीजिएगा, एक आप N2 का देख लीजिएगा, एक आप नियॉन Ne2 का देख लीजिएगा और एक He2 का देख लीजिएगा। ऑड में आप एक CO का देख लेना, एक CO+ का देख लेना, एक Cn का देख लेना और एक NO का। इतने बॉन्ड ऑर्डर देख करके चले जाइएगा, उम्मीद है आपको एक का बॉन्ड ऑर्डर जरूर मिल जाएगा इनमें से। दूसरी चीज है, इस थ्योरी में आप एक हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी तरीके की कैटेगरी की हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे sp हो, चाहे sp2 हो, चाहे sp3 हो एंड सो ऑन, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, उस हाइब्रिडाइजेशन पर भी आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन में बहुत सी कैटेगरी है, sp है, sp2 है, sp3 है ना, उसके बाद dsp2 है, फिर आपका sp3d है, फिर आपका sp3d2 है। तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान देना है कि क्या पढ़ करके हमें जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। फजान रूल छोड़ना मत, 1000% फजांस रूल नहीं छोड़ना है। फजान रूल 100% एक क्वेश्चन आएगा। अब चाहे ये आ जाए कि किसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, जैसे एग्जाम्पल हो सकता है यही आ जाए LiCl MgCl2 AlCl3, या फिर हो सकता है एग्जाम्पल ये आ जाए NaF, है ना, उसके बाद NaCl, फिर उसके बाद NaBr, फिर उसके बाद NaI। हो सकता है एग्जाम्पल ये आ जाए LiCl, हो सकता है, संभावना तो कुछ भी हो सकती है, एग्जाम्पल LiF, उसके बाद LiCl, उसके बाद LiBr, उसके बाद LiI। इनमें से भी कोई एग्जाम्पल आपके सामने हाजिर हो सकता है, तो इस पे भी बिल्कुल घबराइएगा नहीं, फजान रूल बढ़िया करके पढ़ के चाहिएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अगर देखते हो तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है और सिंपल सा ये पूछा जा सकता है सिग्मा और एंड पाई बॉन्ड्स कितने नंबर्स को काउंट किया जा सकता है, ये भी आप पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगल्स जरूर देख लीजिएगा। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग आप एक तो एंगल देखना और इसके बाद बॉन्ड्स एंगल देखने के बाद शेप देख लेना। शेप पे क्या फर्क पड़ रहा है, देखो शेप और स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन 100% रखा मिलेगा।
यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा, स्ट्रक्चर एंड शेप पर जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक बात जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि जब आप स्ट्रक्चर शेप में जाते हैं तो ज्योमेट्री हमेशा हाइब्रिडाइजेशन पर निर्भर करती है। ये कि यहाँ लिख देता हूँ, ज्योमेट्री हमेशा हाइब्रिडाइजेशन पर निर्भर करती है, लेकिन शेप जो होती है वो हाइब्रिडाइजेशन से नहीं, वो केवल बॉन्ड पेयर से निकाली जाती है। ये बात ध्यान, बॉन्ड पेयर से निकाली जाती है, लोन पेयर से उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अब ऑप्शन को भी ख्याल में रखना है कि आखिरकार ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, उसको भी ख्याल रखते हुए आगे बढ़िएगा। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा, यानी आप लोग जल्दीबाजी में कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो वो कंफ्यूजन आपको मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक ये भी आप सब चीज़ें बिल्कुल फुल और फाइनल कर लीजिएगा। इसमें कोई भी चीज़ आपको जो बता रहा हूँ छोड़िएगा नहीं। ये अगर छोड़ देंगे तो नुकसान फिर आप अपना समझिएगा कि आखिरकार आपका क्या नुकसान हो रहा है इसमें। आगे चले आइए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। 5वां पॉइंट अगर मुझे लगता है तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पे जाना चाहिए। और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ जो जो बता दूंगा फिर वही आना तय है, दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। देखिए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि इसमें बड़ा ब्रॉड रहता है, सिस्टम ही ब्रॉड रहता है, लेकिन हाँ मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करना। नंबर 1, एक तो आप इसमें एक फार्मूला जरूर पढ़ के जाइएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इस फार्मूले पर बेसिक सिंपल क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा और एंथैल्पी पर इस पे विशेष तौर से क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पर इफेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, और इन इफेक्ट से भी आपको क्वेश्चन मिलना लगभग और लगभग तय है। इसके बाद चले आइएगा हैश लॉ पर। हैश लॉ ये भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ में फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन और उसका फार्मूला, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और एक है आपका सेकंड लॉ। ये सेकंड लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप छोड़िएगा नहीं किसी भी कीमत पर। ये मैं आपसे एक सलाह दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग और लगभग मिलना तय है ना। तो जीरो लॉ को भी आप एक बार देख लीजिएगा, मैं सलाह यही दूंगा कि जीरो लॉ को भी आप देख करके जाइएगा। और सिंपल से टर्म जैसे कि बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ये टर्मिनोलॉजी भी क्लियर करके जाइएगा। टर्मिनोलॉजी अधिकतर लोग छोड़ देते हैं, है ना, वो टर्मिनोलॉजी जो छोड़े हुए होते हैं ना वही आ जाती है। ठीक, तो इसको आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा कि भैया टर्मिनोलॉजी हमें पढ़नी है और टर्मिनोलॉजी हमें किसी भी कीमत पर छोड़नी नहीं है, सर ने बताया था। इतना अगर याद कर लोगे तो आपको जरूर याद रहेगा। तो इतना सा पढ़ के जाइए थर्मोडायनेमिक्स में, बहुत ज़्यादा। हाँ एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, ये मेयर का फार्मूला पढ़ लीजिएगा। और इसका मतलब है फिर आपको हीट कैपेसिटी जरूर पढ़नी चाहिए, तो हीट कैपेसिटी भी पढ़ करके आप जाएंगे। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद चले आइए आयनिक इक्विलिब्रियम। तो मैं फिलहाल इसे इक्विलिब्रियम का नाम दे रहा हूँ, और इक्विलिब्रियम में जितना आपको बता दूं चले जाना पढ़ करके, अगर ना आए तो अनुसर से शिकायत एक बार जरूर करना कि सर आपने तो बताया था, मैंने पढ़ा लेकिन आया नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले नोट कर दो ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्वेश्चन तय है, लिख लो अब भी के अब भी लिखो, कतई जरूरत नहीं आगे बढ़ने की। ऑप्शन में एक तो अमोनिया का एग्जाम्पल, जो अमोनिया की ब्रेकिंग होती है 2NH3 में, N2 उल्टा भी हो सकता है इसका 3H2, दोनों संभावनाएं हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल 2SO2 प्लस O2 वाला एग्जाम्पल, और साथ में ये बनेगा आपका 2SO3। एक एग्जाम्पल जो बहुत फेमस है HI वाला 2HI, और यहाँ पर दोनों तरीके से पॉसिबल है, इसलिए H2 प्लस I2 जो बनता है वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ एक चीज और भी आपको सलाह दूंगा, एक तो मतलब आइस पर, आइस से वाटर, आइस से वाटर का कन्वर्जन, आइस से वाटर का कन्वर्जन, और वाटर से आइस के कन्वर्जन पर प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, ये बात भी आप पढ़ करके जाइएगा। यानी यहाँ पर आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये नोट कर लो अभी के अनुसार ने ये कुछ बातें बताई थी जो जरूर पढ़ के जानी है ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अंदर। और अगर आपको दूसरा
टॉपिक ध्यान देना है तो एक केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, इसका भी बड़ा ध्यान रख करके जाना है, इस पे भी न्यूमेरिकल मिल सकता है। और एक चीज और, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन आपको दे रखी है तो आप इस बात का जरूर विशेष ध्यान रखिएगा कि उस रिएक्शन पर केसी निकालना है। केसी कैसे निकाला जाएगा, है ना, उसको आप ध्यान दीजिएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन के केसी आपको निकालने हैं। केसी, कभी केसी 1 हो जाए, केसी 2 हो जाए, है ना, केसी 3 हो जाए, एंड सो ऑन, इनके आपस में रिलेशन क्या है जरूर बताना आप। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, इसके बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नंबर नेक्स्ट पर जो आपको पढ़ना है। पीएच वैल्यू पर क्वेश्चन, मान लो पीएच वैल्यू पर क्वेश्चन 100% मिलेगा तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन की पे 100% नोट कर लो अभी के अभी। उसके बाद आप हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन जरूर पढ़िएगा। हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन, हैसल वॉल्च इक्वेशन, इतना पढ़ लोगे ना, कोई माई का लाल नहीं जो आपका सिलेक्शन रोक ले जाए, है ना, इतना पढ़ लीजिए। अब ये मत कहना सर आपने सभी बता देते, कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे बोले सर आप बता देते, क्या मतलब है, इतना पढ़ लीजिएगा। बफर सॉल्यूशन में हेंडरसन हैसेलबर्ग आती है, बाकी आपको सिंपल से फार्मूले, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केवल फार्मूले पढ़ लेना, बाकी परेशान नहीं होना है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के आपको फार्मूला पढ़ लेना है, परेशान ज्यादा पूरा फार्मूले डेरिवेशन पर मत जाइएगा, है ना, इतना काम कर लेना। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर, रेडॉक्स पर। रेडॉक्स, अब ये रेडॉक्स क्या कहता है, मुझे लगता है कि रेडॉक्स में से ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी का निकालने के लिए आया तो ठीक है, नहीं तो फिर जय हिंद हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर केवल ऑक्सीडेशन नंबर, और वो भी केवल आप एक्सेप्शनल कर लीजिएगा, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और इसमें रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों जोड़ ही दे रहा हूँ, रेडॉक्स एंड यहाँ लिखे दे रहा हूँ इलेक्ट्रो। तो इसमें एक तो ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना, और एक बार नस्ट इक्वेशन पर तो लिख ही लो, आपकी आ गई नस्ट इक्वेशन पर 100% क्वेश्चन तय है, निश्चित है, चाहे इक्वेशन ही आ जाए कि कौन सी इक्वेशन है तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये नस्ट इक्वेशन है। तो नस्ट इक्वेशन जरूर पढ़िएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल पर एक क्वेश्चन तय है, ये भी मैं 100% लिख रहा हूँ। अब ये मत कहना सर ऐसा है और वैसा, कुछ नहीं। सेल कितनी कैटेगरी के, मतलब बैटरी के टाइप जरूर पढ़ लीजिएगा, उनमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होता है, तो टाइप्स ऑफ बैटरी जरूर पढ़िएगा, टाइप्स ऑफ बैटरी पढ़िएगा, और उनमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है ना, वो भी आप जरूर पढ़िएगा, इलेक्ट्रोलाइट, इसको आप जरूर पढ़ना, ये मुझे उम्मीद लग रही है कि आएगा। कोरोजन की रिएक्शन आ सकती है, तो यहाँ पर आप कोरोजन की रिएक्शन, ये मुझे लग रहा है, संभावना है कि कोरोजन की रिएक्शन आ सकती है। इस बार पेपर जो आएगा, जो मैं बता रहा हूँ, लगभग और लगभग इनमें से बहुत सारा इफेक्ट आपको मिलेगा। दूसरी बात है, अब चले आइए, ये टॉपिक नहीं छोड़ना है, नंबर 1 स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस, ये दो टॉपिक पे फैक्टर जरूर पढ़ लेना, फैक्टर जरूर पढ़ लेना, और कुछ नहीं पढ़ना है, फैक्टर पढ़ लीजिएगा और इन पे बेस सिंपल क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ करके चले जाना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ करके चले जाना, और साथ ही साथ आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है, इतना पढ़ के चले जाना। मेरा वादा है तुमसे कि क्वेश्चन मिलेगा। इसकी हाफ लाइफ भी ध्यान दीजिएगा, हाफ लाइफ मतलब अगर ऑर्डर पढ़िएगा तो पूरा पढ़िएगा, ऐसा मत कहिएगा सर आधा ही पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नंबर 9 पर आ जाइए जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री पर चले आना। सरफेस केमिस्ट्री में क्या उम्मीद मैं आपसे लगाऊं, वो उम्मीद भी मैं आपको बता दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले मेन फोकस केवल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पर करके जाएंगे, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म पर करके जाएंगे। और इसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि केवल आप जो है वो फ्रेंडलिक पढ़ लीजिएगा, लैंगमोर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। फ्रेंडलिक, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ लीजिएगा, दूसरी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। और तीसरी बात है कीमीज ऑप्शन और फिजीज ऑप्शन में, कीमीज ऑप्शन और फिजीज ऑप्शन में फोर्स पढ़ लेना,
कीमिज़ोप्शन, फिजिज़ोप्शन में यहाँ लिख देता हूँ, फिजिज़ोप्शन में आपको क्या पढ़ लेना है, एनर्जी पढ़ लेनी है और साथ में आपको क्या पढ़ना, फोर्स पढ़ लेना, एनर्जी एंड फोर्स। ये दो चीजें आप याद रखिएगा किस पे क्या इफेक्ट रहता है। उसके बाद तीसरे टॉपिक पे चले जाना जहां पर लिखा होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में अगर आपको देखना है तो केवल वही प्रॉपर्टीज प्यूरिफिकेशन, यानी कि पहले तो मैं कहूँगा प्यूरिफिकेशन के नाम याद रखना, कंफ्यूजन करते प्यूरिफिकेशन के नाम और प्रॉपर्टीज कौन सी है, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन कोआगुलेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस और इसके एप्लीकेशन। बाकी आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये इधर उधर भागना नहीं, इतना पढ़िएगा। और चौथा टॉपिक है कैटालिसिस। कैटालिसिस में कुछ मत पढ़ना, मैं आपको बताया दे रहा हूँ कैटालिस्ट कौन सा किस रिएक्शन में यूज होता है। नेम ऑफ कैटालिस्ट used in reaction, used in different reactions, इतना पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको हल्के में आप भैया ना लेना, नहीं तो बाद में ये मत कहना कि सर आपको क्या हुआ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं फुल बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके लिए बेस्ट मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। बेस्ट तरीका ये है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिए हैं उन टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लीजिए 11th एंड 12th क्लास की बुक से, दोनों की बुक से। खासकर इनमें जो मेन टॉपिक आपको पढ़ने हैं, एक तो आपको B2H6 जरूर पढ़ करके जाना है, मैं टॉपिक भी आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपको Na2CO3 और NaOH के प्रिपरेशन जरूर पढ़ के जाने हैं। तीसरा टॉपिक में आपको, ये टॉपिक में ऐसा नहीं कि बचा रहा हूँ, बता करके जा रहा हूँ आपको। उसके बाद सिलिकॉन, SiO2 और CO2 इनके बारे में, ठीक है। इसके बाद डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड एंड ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में जरूर पढ़ लेना। 100% आपको क्वेश्चन इनमें से जो टॉपिक बोल रहा हूँ मिल जाएंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में और 12th में। अब 12th में भी थोड़े से टॉपिक उसके बता दे रहा हूँ। ऑक्सो एसिड सभी के पढ़ लीजिएगा। ऑक्सो एसिड ऑल, मतलब चाहे वो क्लोरीन के हो, चाहे फॉस्फोरस के हो, चाहे सल्फर के हो, इनके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चले आइए, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कहोगे किसकी पढ़ें सर, तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में आप अमोनिया की पढ़ लीजिएगा, इनके ऊपर फैक्टर्स पढ़ लीजिएगा। अमोनिया का, H2SO4 का जो है एनसीईआरटी में, वैसे बाहर नहीं जा रहा हूँ, HCl का, और एक और भी है SO2 अमोनिया, H2SO4 और एक HNO3, इनको पढ़ करके चले जाना। 100% आपको कुछ ना कुछ इनमें से भी क्वेश्चन मिलना तय है। इसके बाद आपको एक तरीका और बताऊंगा, इनकी जो प्रॉपर्टीज यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में जो एसिडिक करेक्टर हो, एसिडिक नेचर हो उसके, ठीक है, एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग पावर, सॉल्युबिलिटी, सभी के बारे में बता रहा हूँ। पावर, सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी वाटर में ही। उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी और साथ ही साथ सॉल्ट का डिकम्पोजिशन, वही थर्मल स्टेबिलिटी जुड़ा हुआ है। और बेसिक करेक्टर। इतनी बातें अगर पढ़ लोगे तो मुझे भरोसा है कि आप 100% क्वेश्चन करके आएंगे। और सातवीं बात आपको आखिरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ करके जानी है वो ये जानी है कि इसमें एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, उनको आपको रट के जाना है। चाहे वो आयनेशन पोटेंशियल का एक्सेप्शन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हो, चाहे कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन का हो, किसी भी तरीके का कोई एक्सेप्शन अगर आपको यहाँ पर दिखाई देता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये आपको मैं बात कर रहा हूँ पी ब्लॉक की। यहाँ जो जितना चल रहा था ये अभी सब पूरा मैटर आपका चल रहा था किससे बेटा, पी ब्लॉक से चल रहा था, ये पी ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसके बाद चले आइए नियॉन नोबल गैसेस में, चले आइए 8वें पॉइंट में। यहाँ पर नोबल गैसेस को थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर्स जरूर पढ़ लीजिएगा। नोबल गैसेस में स्ट्रक्चर्स और हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन
और क्या ज्योमेट्री आप जरूर पढ़ लेना, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए डी एंड एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी मैं बात आपसे यही बोलूँगा कि इस पर भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करिएगा, इधर उधर बिल्कुल नहीं भागिएगा। अगर आप भागेंगे और ये टीचर वो टीचर ये वीडियो वो वीडियो देख करके पगलाएंगे तो फिर मान के चलो हाथ से उड़ जाएंगे आप। सबसे पहले इसमें एटॉमिक और रेडियस का वेरिएशन जरूर पढ़ के जाना, आना है क्वेश्चन निश्चित है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आप इसमें एक डी टू डी ट्रांजिशन का एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना, छोड़ना नहीं है डी टू डी ट्रांजिशन का एक्सप्लेनेशन। तीसरी बात आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर भी ध्यान देना है, तो यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ लेंथेनॉइड, एल है बेटा ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें एक तो बेसिक करैक्टर और इनका सेपरेशन, बेसिक करैक्टर जरूर पढ़ लेना और साथ ही साथ ये सेपरेशन भी जरूर पढ़ना, कौन से मेथड से सेपरेट होते हैं, सेपरेशन पढ़ना है और कौन से मेथड से होते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगी। चौथा अगर आपको इसमें ध्यान देखना है तो एक एलॉय और मतलब एलॉय आपको ध्यान देना है कि ये कौन कौन से एलॉय बनाते हैं, ये भी आपको फोकस करके जाना है ना। एक एलॉय वाली प्रॉपर्टी, एलॉय प्रॉपर्टी, कैटालिटिक और मैग्नेटिक, इतनी प्रॉपर्टी पर आप जरूर फोकस करिए। उनके कंपाउंड जरूर पढ़ लीजिएगा। एक तो KMnO4 का प्रिपरेशन और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर के साथ में, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी नेचर के साथ में। दूसरा K2Cr2O7 की प्रिपरेशन है ना क्रोमाइट ओर द्वारा, और साथ में एसिडिक करैक्टर की इसकी प्रॉपर्टी। बाकी आप चक्कर में ना फंसिएगा, इनका इक्विवेलेंट वेट निकालना भी जान लेना, मैंने सिखाया था, वीडियो भी डाली थी। इक्विवेलेंट वेट दोनों का एसिडिक मीडियम में कैसे निकालते हैं, बेसिक मीडियम में कैसे निकालते हैं और न्यूट्रल मीडियम में, तीनों बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके बाद आ जाइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। किस पे चले आना है भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता दिया। यहाँ पर 11वें नंबर पे आइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी इनऑर्गेनिक का ही है लेकिन फिलहाल इसे मैंने सेपरेट कर दिया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बता करके दे रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चन लगभग और लगभग तय है। नंबर 1, एक तो IUPAC नॉमेनक्लेचर आप याद कर लेना और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। IUPAC मैंने बहुत सिखाई यूट्यूब चैनल पर, वही पढ़ लेना तो आ जाएगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जैसे K4 FeCN का होल 6, इसको पढ़ लेना। K3 FeCN का होल 6, इन दोनों में से एक आ सकता है, संभावना है। NiCN का होल 4 ऊपर 2 नेगेटिव, ये भी आ सकता है और संभावना है NiCO का होल 4 ऊपर, ये मतलब ये भी आ सकता है। इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हैं। CrEn का होल थ्राइस, CrEn का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, ये आ सकता है। CONH3 का होल 4, CN का होल ट्वाइस, इस तरीके का एग्जाम्पल भी आपके सामने आ सकते हैं। तो इनके IUPAC नेम जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो है वो आइसोमेराइजेशन में कौन कौन सी पढ़ लोगे। आइसोमेराइजेशन में जो मैं बताऊं बस उतनी पढ़ के चले जाना। आइसोमेराइजेशन में है तो बहुत, नंबर 1 आप पढ़ने लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ लेना। लिंकेज आइसोमेरिज्म ये PDF भी लगा दूंगा। और दूसरा लिंकेज आइसोमेरिज्म के बाद में आप ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को पूरा डिटेल में एक बार एग्जाम्पल पढ़ लेना, एग्जाम्पल, और बाकी आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर चले आइए। तीसरे पॉइंट आपको बोलूँगा कि आप जो है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एग्जाम्पल जरूर करिएगा। 2 एग्जाम्पल आपको मिलने के चांस है, एक तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन दोनों से क्वेश्चन लगभग और लगभग 3 क्वेश्चन की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें पूछ सकते हैं। एक तो इनके ऊपर स्ट्रक्चर की बात आ सकती कि भैया स्ट्रक्चर कौन सा है। दूसरी बात आ सकती कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तीसरी बात ये भी आ सकती है कि इनके अंदर जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाया है कि पैरा है।
ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है, और तीसरा एंगल भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सब बातों पर विशेष तौर से आप फोकस करिएगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार जो है वो स्प्लिटिंग को जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ याद करने की बात कर रहा हूँ, यहाँ ना तो कोई बहुत बड़ा ये बता रहा हूँ कि आपने पढ़, तो भाई टीचर है, टीचर को कौन पढ़ा सकता है, संभावना ही नहीं है। लेकिन ना, मैं आपको जरूर ये बातें बताऊंगा कि नहीं, आप ये सब कुछ पढ़ें। और उसके बाद मैं आपसे सलाह दूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हाइड्रोकार्बन से शुरू करिएगा। यहाँ पर मैं 12वें पे टॉपिक डाले दे रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं संतुष्टि के साथ आपको सब बताने की उम्मीद रखता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चलिएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अप टू द मार्क करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवाइड कर दीजिए 4 हिस्सों में। नंबर 1 रिएक्शंस, ये चैप्टर वाइज आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जरूर पढ़ लेनी है, बस सब नहीं पढ़नी। हमारे चैनल पर आओगे आपको पूरा मटेरियल मिलेगा, ये केवल इम्पोर्टेंट वाली पढ़नी है, ठीक है। नंबर 2 सेकंड पर चले आइए। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बाद नेम रिएक्शन पर और उनके इंटरमीडिएट, नेम रिएक्शंस और उनके इंटरमीडिएट, अब ये चैप्टर में बता दूंगा। नेम रिएक्शंस और उनके कौन से पढ़ने, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पर ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से इंटरमीडिएट यूज हो रहे हैं बीच में रिएक्शन के दौरान। इसके बाद चले आइएगा कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, वो मैकेनिज्म में भी ये पूछ लेते हैं किस मैकेनिज्म को ये फॉलो कर रहा है। मैकेनिज्म में फोकस मेनली आप SN1 को करिएगा, SN2 को करिएगा, E1 को करिएगा, E2 को करिएगा, और एक डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म को आप फोकस कर लेना। और यहीं पर आप कार्बीन, यानी कि मैंने जो जीओसी पढ़ाई है अगर अपने चैनल पर, तो जीओसी पर जरूर फोकस करना। जीओसी में मान के चलो कम से कम 5 क्वेश्चन का दायरा चला जाएगा, और 5 क्वेश्चन में अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, है ना, इन पर क्वेश्चन। एक तो कार्बोकैटायन जरूर पढ़िएगा, उसके बाद कार्बो एनायन जरूर पढ़िएगा, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और साथ में ही आप ये कह सकते हो कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और कह सकते हैं इसके बाद चले आइए रेजोनेंस, इलेक्ट्रोफाइल पे आ जाइए, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और ये लुईस एसिड बेस होते हैं। ये सब चीज़ें डिटेल स्टडी कर लेना। और रिएक्शंस मैंने आपको बताई दी, और रिएक्शंस को भी ध्यान देना। कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन को जरूर पढ़ के चले जाना। एसिडिक और बेसिक करैक्टर भी जरूर पढ़ लेना। तो ये सब चीज़ें जीओसी की ही हैं, और वो जीओसी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद चले आइए, अगर मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि कौन सा कंपाउंड कन्वर्ट होगा तो रिएजेंट कौन सा यूज होगा, इसको भी जरूर पढ़िएगा। रिएजेंट यानी कौन सा रिएजेंट कौन कब यूज होता है, तो ये रिएजेंट्स जरूर पढ़ लेना। रिएक्शंस में कौन से इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ। ये रिएजेंट छोड़ना नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके खोजोगे, कम से कम 1500 वीडियोस पढ़िए। 1500 वीडियोस में अगर आप छान लोगे तो सिलेक्शन 1000% हो जाएगा आपका। 100% तो छोड़ दो, आपको परसेंटेज भी मैं 1000 बोल रहा हूँ यार, इसमें भी कोई शक नहीं, सुबह नहीं, शर्म नहीं, 100% लोग बोलते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना मैटर पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर, पूरा देख लोगे, पीजीटी सिलेक्शन 100% आपका हो जाए, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब चले आइए, अगर मैं आपसे कहता हूँ हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर लेता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स में भी आपको टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शंस जरूर पढ़ लेनी, चाहे वो एल्केन की हो, चाहे एल्काइन की हो, चाहे एल्कीन की हो। यहाँ पर भाई आपको तीनों चीज़ें चाहिए, एक एल्केन चाहिए, एक एल्कीन चाहिए, 4 चाहिए, और एक आपको एल्काइन चाहिए, और साथ में ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी है। यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी है। इनमें खासकर आपको ध्यान देनी है वो रिएक्शंस जो मैं बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। नंबर 1, जहाँ पर एक तो टेम्परेचर से रिलेटेड रिएक्शंस हो, उनको ध्यान दीजिए। सभी में बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर से रिएक्शन रिलेटेड हो उनको बात कीजिएगा। जहाँ पर
कलर से रिलेटेड रिएक्शन हो, जो कलर को चेंज करती हो, कलर रिएक्शंस, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। जहाँ पर अटैकिंग साइट बदल रही हो उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। नियम इसमें कहीं पर भी आ रहे होंगे, मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, खैरस इफेक्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओजोनोलिसिस का नाम आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नाम आएगा, इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नाम आएगा। ये सब बातें मुझे अब जरूरत नहीं लिखने की, मैंने आपको हिंट दे दिया, इससे जरूर पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको सलाह यही दूंगा कि इसके लिए आप साइड बुक का प्रयोग करिएगा, इसके लिए एनसीईआरटी का प्रयोग आप नहीं करिएगा, मेरी सलाह मानिएगा। तो यहीं पर चैप्टर अब आपके सामने जो है वो हेलो एल्केन, मैं आपको चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ, हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन, हेलो एरिन की बात कर रहा हूँ। इनमें से भी सभी ऊपर के टॉपिक मैंने इन्वॉल्व कर दिए हैं। मैंने बोला ना टॉपिक लिख देता हूँ, रिएक्शंस वही नेम रिएक्शंस है, मैकेनिज्म है, ये सब चीज़ें सभी में आएंगी। और एक डिस्टिंग्विश और भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बढ़ा दे रहा हूँ, रिएक्शंस एंड डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, टेस्ट मतलब इनके टेस्ट की जानकारी आपको जरूर है। टेस्ट मतलब चाहे वो ल्यूकास टेस्ट हो, चाहे हिंसवर्क रिएजेंट का टेस्ट हो, इस तरीके से ये सभी पढ़ना है। हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी सब बातें चलेंगी। और इसके बाद आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी ये सब बातें अप्लाई होंगी। इनके क्लासिफिकेशन जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा। अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर में भी यही सब चीज़ें अप्लाई होंगी। और उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइएगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही आएंगी, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही बातें आएंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही सब बातें आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट पर चले आइए, अगर मैं आपसे कहूं कि एमीन्स, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिस्टिंग्विश और इनके कन्वर्जन जरूर ध्यान दीजिएगा, डिस्टिंग्विश और कन्वर्जन ये जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना, कन्वर्जन इस पर भी फोकस करिएगा। इसको एनसीईआरटी पूरा, इसके लिए एनसीईआरटी के साथ में चाहे मॉडर्न एबीसी मिल जाए, चाहे आपके पास प्रदीप हो, है ना, इन किताबों का भी आप प्रयोग कर सकते हो। चाहे तो प्रदीप हो, प्रदीप की बुक पढ़ लीजिएगा, चाहे मॉडर्न एबीसी पढ़ लीजिएगा, ये बिहार पीजीटी वालों के लिए है, मॉडर्न एबीसी पढ़ लीजिएगा। और नहीं अगर आपको अवेलेबल हो पाती है तो केवल फिर एनसीईआरटी की किसी भी बुक से प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ये मेरी आपको सलाह है। उसके बाद चले आइए, उसके बाद पॉलीमर्स आ जाते हैं 11वें पर। पॉलीमर्स, भाई यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि मैं आपको सलाह दूंगा कि पॉलीमर्स में एक तो नेचुरल पॉलीमर जरूर पढ़ना, नेचुरल पॉलीमर्स आप पढ़ लीजिएगा। और नेचुरल पॉलीमर्स की जो मोनोमर होती है वो कौन होती है, और सिंथेटिक पॉलीमर की मोनोमर क्या होती है। एक नाइलॉन 66 पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा डेक्रॉन पर भी क्वेश्चन आ सकता है, डेक्रॉन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट आपका एक आपको याद होगा जो मेलामाइन होता है ना, वो उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब बेकेलाइट भी आपसे पूछा जा सकता है, मेलामाइन के साथ में बेकेलाइट, इस पर फोकस करिएगा। और एक बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पर भी आपको ध्यान देना है, इस पर भी फोकस करना एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, टेफ्लॉन है, पीएचबीबी है, ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं किसी भी कीमत पर। और उसके बाद 12वें पे आइए, बायोमोलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूँ तो बायोमोलिक्यूल में मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा कि आपको एक तो म्यूटा रोटेशन पढ़ लेना है, म्यूटा रोटेशन पढ़ करके जाइएगा, लिखे दे रहा हूं यहाँ पर, म्यूटा रोटेशन पढ़ना है। दूसरा, ग्लूकोज के अंदर पोजीशन पढ़नी है, ग्लूकोज के अंदर कार्बन की पोजीशन, ग्लूकोज के अंदर कार्बन की पोजीशन ऑफ कार्बन, ठीक है, कि कार्बन नंबर 1 है या 4 पर है। तीसरा, आपको पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ना है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ना, लिख लो, आएगा 100% आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड आएगा। और उसके बाद इसमें एक ज्वेटर आयन आने के भी चांस है, ज्वेटर आयन आने के भी चांस है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। और ग्लाइकोसाइड लिंकेज पर 100% लिख लो, ग्लाइकोसाइड लिंकेज पर 100% आप लिख लीजिए कि 100% ये क्वेश्चन आ सकता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो ये पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको सलाह दूंगा कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ, एक तो सम लास्ट में बचता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ,
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एक तो ये टॉपिक बचा और एक आपका बचा इन्वायरमेंटल। इनमें अब मैं आपको सलाह दूंगा कि इनके लिए आपको इन्वायरमेंटल, है ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इनके लिए मैं सलाह दूंगा कि इसके अंदर केवल आप पॉल्यूशन को पढ़ें, पॉल्यूशन को पढ़िएगा, ठीक है। और इसके अंदर एक बीओडी पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ लीजिएगा, एक ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। इतना काम कर लीजिए। केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में आप मेरी सलाह मानिएगा तो ड्रग्स जरूर पढ़ लेना। ड्रग्स और डाइज के कलर याद कर लेना, डाइज में केवल कलर, उनके एग्जाम्पल याद कर लेना, ये काम करिएगा। और एक चीज आपको और बताना भूल गया, वो भी आपको बता दे रहा हूँ, आरएनए डीएनए में बेस का जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ पर एक आरएनए डीएनए में डिफरेंस पढ़ लेना मेरे हिसाब से। इतना काम आप और कर लीजिएगा। ये सब चीजें आप प्रिपेयर करिए जितनी मैंने आपको बताई हैं। ये इंपॉर्टेंट, बहुत चीजें मैंने छोड़ दी वरना सिलेबस तो बहुत ब्रॉड है। और आपको जो मैंने बोला था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये सब सिलेबस में नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो सब जीओसी में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने उनको इन्वॉल्व किया है। और साथ ही साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटो केमिस्ट्री को भी आप एक बार हल्के से रिवाइज करके जाइएगा। मेरी बात जरूर मानिएगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे। एक तो फोटो केमिस्ट्री को रिवाइज कर लेना, केवल रिवाइज करना है क्योंकि इसके सिंपल कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं जो मुझे लग रहा है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से कैटेगरी की है वो पूछी जा सकती है ना, इसलिए इनको जरूर पढ़ करके जाइएगा। रिवीजन, एक क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी आपको बहुत परेशान नहीं होना है। क्योंकि जिन लोगों ने झारखंड में मेरी बात नहीं मानी थी, वो आखिर में उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि नहीं सर, झारखंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई थी जो गड़बड़। उसी तरीके से बिहार में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको परेशान करें। तो ये मेरा एक व्यू था, मेरा एक आइडिया था, मेरा एक मेथड था। अगर इसमें कोई चैप्टर आपको लगता हो लीव कर गया हो तो उसको भी आप मुझे बताइएगा कि सर ये चैप्टर लीव कर गया, इसमें क्या क्या पढ़ें, तो मैं आपको इनबॉक्स में कमेंट कर दूंगा। और अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ा रहना है तो फिर हमारी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हो, www.aromachemistryclasses.com पर यहाँ से जाकर के हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहीं पर ऐप का लिंक दे दिया गया है। तो ऐप को अगर आपको डाउनलोड करना है तो फिर आपको फिर ऐप भी यहीं से डाउनलोडिंग, ठीक है, डाउनलोडिंग लिंक आपको लगा दिया जाएगा। तो इस वेबसाइट का लिंक लगेगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको, पीडीएफ अगर आपको ये वाली चाहिए तो पीडीएफ का लिंक भी मैं अपनी वेबसाइट पर आपको डाल दूंगा। जहाँ पर मोर ऑप्शन होगा वहीं पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो पीडीएफ का लिंक मैं आपको वेबसाइट के लिंक पर डालूंगा जो ये दी हुई है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई संपर्क करना है तो फिर मेरा नंबर नोट करिएगा, 94 73 70 27 11। बिहार पीजीटी के सिलेक्शन के लिए हम आपके साथ में हैं। बिहार फेज 2 का बैच जो है इस समय, है ना, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बिहार फेज 2 का जो बैच है इस समय ऑफर पे चल रहा है। अगर आप बिहार फेज 2 का बैच परचेज करना चाह रहे हैं तो दीपावली ऑफर इसमें लगा हुआ है। पहले जो कोर्स का प्राइस था वो कोर्स का प्राइस अब लगभग 40% डाउन कर दिया गया है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं यूज़ करना तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा तो मात्र आपके लिए ये एक दिन का अमाउंट भी नहीं है। तो अगर सिलेक्शन के आगे आपको ये अमाउंट ज़्यादा लगता है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज सिलेक्शन के बाद तो ये मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन का पेमेंट आपका नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है जो लाइफ को बदलेगी आपको, और आपकी लाइफ हम जानते हैं कि कितनी कीमती है। क्योंकि आपके ऊपर आप नहीं, आपके परिवार भी निर्भर होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको व्यूज़, ये तरीका और ये कंसेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। ये पीडीएफ मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। चाहे अगर आपको ये पीडीएफ aromachemistryclasses.com पर नहीं मिली तो फिर मैं आपको पीडीएफ यूट्यूब के चैनल पर लिंक पर भी लगा